dear students. How are you all? I hope you all are fine and fit. कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और साथ साथ तंदुरुस्त भी होंगे। टॉकिंग अबाउट आवर प्रीवियस लेक्चर, हमारे लास्ट लेक्चर की बात करें दोस्तों, वी लर्नड अ यूनिट फ्रॉम आवर विस्तास बुक। हमारी विस्तास बुक में से हमने एक यूनिट के बारे में पढ़ा था, और यूनिट नंबर 2, द टाइगर किंग बाय कल्कि। ये यूनिट की बात करूं दोस्तों, तो ये यूनिट के अंदर हमने एक किंग के बारे में बात की थी। उनका बॉर्न हुआ तभी एस्ट्रोलॉजर ने उनको बताया था कि मौत एक टाइगर की वजह से होगी। अच्छा, और तब से ये किंग ने अपने किंगडम में सारे टाइगर्स मारना शुरू कर दिए। एस्ट्रोलॉजर ने फिर से वही बताया कि आपने मान लो कि 99 टाइगर्स किल कर ले, तो 100वां टाइगर होगा वो आपको किल करेगा। तो वो राजा ने तो अपने जो रीजन था, अपना जो किंगडम था, उनके अंदर तो सारे टाइगर्स मार दिए। नाउ ही डू नॉट हैव एनी टाइगर इन हिज किंगडम। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसी लड़की से शादी की जिनके किंगडम के अंदर बहुत सारे टाइगर हो। और जब भी ये राजा अपने ससुराल जाते, इन लॉज के वहां जाते, तब वो हर बार 5 या 6 टाइगर्स को किल करके आते। 99 टाइगर्स उन्होंने किल कर चुके थे। 100वां जो टाइगर था वो किल करने वाला था, पर उनको टाइगर मिल ही नहीं रहा था। ड्यूरिंग दैट उन्होंने बहुत सारी लगान, बहुत सारा टैक्स उनके किंगडम के लोगों पे डाल दिया। फिर उनके दीवान ने एक टाइगर जो छुपा के रखा था अपने घर पे, वो टाइगर वो राजा के फॉरेस्ट में छोड़ दिया और बोल दिया कि देयर इज अ टाइगर इन आवर फॉरेस्ट। राजा वाज वेरी हैप्पी टू किल दैट 100 टाइगर, और अपनी जो प्लेज थी वो कंप्लीट करने जा रहे थे। उन्होंने वो टाइगर किल करने की ट्राई की, पर वो टाइगर मरा नहीं। राजा को लगा कि मैंने शॉट किया, वो टाइगर मर चुका है, पर ऐसा हुआ नहीं था। जब वो टाइगर के पास वो राजा के शिकारी लोग गए, तब उन्होंने देखा कि ये टाइगर तो अभी जिंदा है। और उन्होंने सोचा कि अगर हमने बता दिया राजा को कि ये जिंदा है, मरा नहीं है, तो इट कैन पॉसिबल दैट ही विल स्नैच आवर जॉब। तो उन्होंने ये बताया नहीं। उनमें से एक शिकारी ने वो टाइगर को मार दिया, वहां पे किंगडम में लेके जाके। आफ्टर दैट राजा सोचने लगे कि मैंने तो 100 टाइगर किल कर दिए ना, मुझे कोई मार नहीं सकता, कोई टाइगर मार नहीं सकता। तभी उनके छोटे बेटे का बर्थडे था। मार्केट गए, वो कोई एक गिफ्ट देना चाहते थे उन्हें, तो उन्होंने वुड का एक टाइगर चूज किया। और ये वुड का जो टाइगर था वो अच्छे से शेप नहीं किया हुआ, उनके अंदर जो स्लीव्स थी वो थी। जब उन्होंने ये गिफ्ट प्रेजेंट कर दिया अपने बेटे को, बाद में वो अपने बेटे के साथ वो टाइगर से खेल रहे थे, तभी उनमें से एक उनको लग चुकी। तभी उन्होंने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो निकाल दी सिर्फ। पर धीरे धीरे उनका एक हाथ, फिर पूरा दोनों पैर और ऐसे से इन्फेक्ट होने लगा। मद्रास, इट मींस चेन्नई, डॉक्टर्स आए वहां से, पर वो भी उनको बचा नहीं सके। यहाँ पे आयरनी ये है दोस्तों कि जो 100वां टाइगर था, इट वॉज नॉट रियल, इट वॉज ऑफ अ वुड। ये राजा को मार दिया। ये सब हमने पढ़ा था हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर। टुडे वी आर मूविंग फॉरवर्ड, आज आगे बढ़ते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर यूनिट नंबर 3। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला यूनिट है। मैं नॉर्मली आपसे जनरली एक बात करता हूं कि नाउअडेज you see around your life that there is too much pollution on earth। बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है। आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते होंगे गूगल पे, साथ साथ अपने आसपास भी देखते होंगे कि बहुत सारी तरीके से हम हमारी अर्थ को गंदी कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये तो बात हुई अभी की, पर आप इन फ्यूचर ऑफ 50 इयर्स, 50 साल के बाद क्या लगता है आपको? जो रिसोर्सेस आप जानते हो, आप अच्छे से मेच्योर हो, अच्छी एजुकेटेड हो, तो आपको पता होगा कि ये जो हम गंदा कर रहे हैं, जो पोल्यूट कर रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, जो हमारी सोइल को गंदी कर रहा है, उनकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेस कम हो रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, आफ्टर 50 इयर्स जितने रिसोर्सेस हमें अभी मिल रहे हैं वो 50 साल बाद भी मिलेंगे? यही सारी चीजों के बारे में आज हम हमारे ये चैप्टर के अंदर बात करते हैं। दिस चैप्टर इज बिलोंग्स टू एंटार्क्टिका। दोस्तों एंटार्क्टिका के बारे में आपको पता होगा, ऐसा एक कॉन्टिनेंट
जो पूरा का पूरा बर्फ से ढका है। ये कॉन्टिनेंट के बारे में बात करूं दोस्तों, तो हमारे राइटर वहां पे जाते हैं और उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक जो कैनेडियन है जो उनको टूर पे ले जाता है, वो पहले तो फेमस पर्सनालिटी को वहां पे लेके जाते थे, पर उन्होंने ये सोचा कि व्हाट अर्थ गेट रिटर्न फ्रॉम दैट पर्सन, क्योंकि वो तो रिटायरी थे या फिर सेलिब्रिटीज थे, वो तो सिर्फ देख के आ जाते थे। सो ही डिसाइडेड टू टुक आउट स्टूडेंट्स टू द एंटार्क्टिका। उन्होंने ये सोचा कि मैं टूर में स्टूडेंट्स को लेके जाऊंगा। सो दैट स्टूडेंट्स क्यों दोस्तों, क्योंकि आप लोग ऐसी जनरेशन है जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जब भी आप कोई भी काम कर रहे होंगे इन फ्यूचर, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो आपके कोई भी डिसीजन के अंदर जो बिग डिसीजन मेकिंग करोगे आप, उनके अंदर आपके हमारा मदर नेचर के बारे में एक सोच रहेगी, हाउ वी आर पोल्यूटिंग इट, इनके बारे में आपके दिमाग के अंदर एक सोच रहेगी। वैसा ही वो कैनेडियन ने सोचा, इसीलिए वो स्टूडेंट को लेके जाते हैं, क्योंकि दे आर गोइंग टू बी अ डिसीजन मेकर्स इन फ्यूचर। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें ये चैप्टर के अंदर हम सीखने जा रहे हैं अबाउट आवर अर्थ एंड अर्थ पोल्यूशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा यूनिट नंबर 3, जर्नी टू द एंड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, रिटन बाय तिशानी दोशी। दोस्तों चैप्टर शुरू करने से पहले बात करते हैं हमारे ऑथर के बारे में। तिशानी दोशी 1975, इट मींस उनका बॉर्न हुआ था 1975 के अंदर, अभी तक वो जिंदा है। इज एन इंडियन पोएट, जर्नलिस्ट एंड डांसर। तिशानी दोशी जिनका 1975 के अंदर बॉर्न हुआ था, वो एक जर्नलिस्ट है, एक कवि है और साथ साथ एक अच्छे नृत्यकार या फिर डांसर भी है। शी हैज पब्लिश्ड 6 बुक्स ऑफ पोएट्री एंड फिक्शन। उन्होंने 6 बुक पोएट्री और फिक्शन के बारे में पब्लिश की हुई है। हर essays, poems and short stories have been widely appreciated. दोस्तों उनकी पोएम्स, उनके एसेज या छोटी छोटी कहानियां, शॉर्ट स्टोरीज, वो सभी जगह पे अप्रिशिएट, नवाजी जाती है। तिशानी's debut novel द प्लेजर सीकर्स was shortlisted for the Hindu Literary Prize. दोस्तों इनका जो सबसे पहली नॉवेल थी जिनका नाम था द प्लेजर सीकर, उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था हिंदू लिटररी प्राइज के लिए भी। साथ साथ her passion for dance made her lead dancer in the Chandralekha troupe and toured many countries performing on the stage. दोस्तों उनके डांसिंग प्रोफेशन के बारे में बात करें तो उन्होंने चंद्रलेखा के अंदर काम किया था और ये चंद्रलेखा को प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कंट्री में स्टेज परफॉर्मेंस भी दी है। She had traveled a lot and her most exciting travels including travel to Antarctica, Ethiopia, Bhutan, मैक्सिको, तंजानिया एंड इटली। उन्होंने बहुत सारी जगह पे ट्रैवल किया, जिनमें से एंटार्क्टिका, इथियोपिया, भूटान, मैक्सिको, तंजानिया एंड इटली मोस्ट है। शी करंटली कंट्रीब्यूट्स टू एन इंटरव्यू सीरीज फॉर द हिंदू एंड ओपन मैगजीन। राइट नाउ अभी ये हमारी ऑथर इंटरव्यू ले रही है द हिंदू न्यूज़पेपर और कुछ मैगजीन्स के लिए। दोस्तों ये तो बात की हमने हमारे ऑथर के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट नेम्ड जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिनकी बात है एंटार्क्टिका की। द नरेटर हैज टूर्ड एंटार्क्टिका अब्रॉड एकेडमिक शोकाल्स्की, a Russian research vessel with a group of high school students. हमारा जो नरेटर है वो एंटार्क्टिका की तरफ जा रहे थे। यहां पे वेसल, दोस्तों वेसल का मतलब होता है शिप। यहां पे आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, वो जो शिप था उनका नाम था एकेडमिक शोकाल्स्की। ये शिप का नाम है एकेडमिक शोकाल्स्की। एक जहाज था, रशियन रिसर्च शिप था, और ये जहाज के अंदर, ये शिप के अंदर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे। She reveals that
Antarctica is the coldest, driest and finest continent in the world. और यहाँ पे वो बताती है, रिवील करती है कि एंटार्क्टिका ही एक ऐसा प्रदेश है, ऐसा ही एक कॉन्टिनेंट है जो बहुत ठंडा, बहुत ही ड्राई और बहुत ही हवा वाला या फिर वाइंडेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे दुनिया के अंदर. She comments her journey from Madras, crosses 9 time zones, 6 checkpoints, 3 water bodies and many ecospheres to reach her destination. उन्होंने अपनी जो जर्नी है वो मद्रास, नाउ इट्स कॉल्ड इट चेन्नई, अभी जो चेन्नई हम बोलते हैं वहां से उन्होंने शुरू की थी. तमिलनाडु स्टेट के अंदर जो चेन्नई आता है वहां से उन्होंने 9 टाइम जोन, 6 चेक पोस्ट, 3 वाटर की बॉडीज एंड मैनी इकोस्फीयर. यहाँ पे 3 वाटर की बॉडीज मतलब क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर, और बहुत सारे इकोस्फीयर में से वो पास हुए थे. उनकी डेस्टिनेशन थी एंटार्क्टिका, वहां तक पहुंचने के लिए. यहाँ पे दोस्तों आप मैप के अंदर देख रहे होंगे, जो ऊपर का पार्ट है वो इंडिया का है और वो जो नीचे एरा जा रहा है वो है एंटार्क्टिका. ये सभी चीजें उन्होंने पास की थी जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो. ट्रैवलिंग ओवर 100 hours, she feels relief and wonder about the isolation of the continent and the history time when India and Antarctica were a part of the same landmass. ये जब ट्रैवल कर रही थी 100 hours, 100 घंटे के लिए उन्होंने ट्रैवल किया था एंटार्क्टिका पहुंचने के लिए, तब वो रिलीव कर रही थी और तभी वो सोच रही थी ये आइसोलेट कॉन्टिनेंट, आइसोलेट मतलब एक दूर दराज अकेला हुआ एक कॉन्टिनेंट के बारे में, और साथ साथ वो हिस्ट्री के बारे में भी सोच रही थी. अच्छा, ये हिस्ट्री क्या थी दोस्तों, हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, फिर भी मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन देता हूं कि गोंडवाना लैंड नाम की एक चीज थी और ये चीज के अंदर ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे. इट मींस अर्थ पे जो आप जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स देख रहे हो वो सारे एक साथ थे, और उसकी वजह से यहां पे लिखा गया है इंडिया एंड एंटार्क्टिका वेर अ पार्ट ऑफ द सेम लैंडमास, एक ही लैंडमास का पार्ट था. The narrator takes the reader back to 650 million years. हमारा जो नैरेटर है तिशानी दोषी वो हमें 650 मिलियन ईयर्स पहले की बात बता दे. Antarctica was a part of a giant amalgamated southern supercontinent called Gondwana. और इस टाइम पे एक बड़ा सा एमलगेंट साउदर्न था, एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट था जिनको बोला जाता गोंडवाना. यहाँ पे दोस्तों मुझे बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद एक पिक्चर मिली है अब गोंडवाना. आप देख सकते होंगे कि साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, इंडिया, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो कॉन्टिनेंट्स है वो एक ही लैंडमास से जुड़े हुए थे. ये इनको बोला जाता है गोंडवाना. और ये चीज कब थी, ये चीज थी 615 million years ago. At that time, humans had not arrived. और ये टाइम पे अभी तक ह्यूमंस आए नहीं थे. The climate was warm and there was a huge variety of flora and fauna. For around 500 million years, गोंडवाना existed. और दोस्तों ये गोंडवाना के क्लाइमेट की बात करें तो वो वार्म था, गर्म था. उनके ऑपोजिट साइड अभी आप देख सकते हो कि एंटार्क्टिका पूरा का पूरा ठंडा प्रदेश है, तब गोंडवाना के टाइम पे ये पूरा गर्म था. और फ्लोरा और फौना मतलब पेड़ और पौधे भी थे वहां पे. 500 मिलियन ईयर तक ये गोंडवाना रहा. इवेंचुअली द लैंड मास ब्रोक अप एंड वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, द शेप ऑफ आवर प्रेजेंट ग्लोब. और फिर क्या हुआ कि ये लैंड मास ब्रोक अप, टूटने लगा. प्लेट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये टूटने लगा और उसकी वजह से क्या हुआ, ये सारे कंट्रीज सेपरेट हो चुके थे, ये सारे कॉन्टिनेंट्स अभी सेपरेट हो चुके हैं. अभी जो आप अपना ग्लोब देख रहे हो, अभी जो आप अर्थ का मैप देख रहे हो, वो ये लैंडमास ब्रोक होने की वजह से बना हुआ. यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि गोंडवाना लैंड जब जुदा हुआ, जब ब्रोक आउट हुआ, ये लैंडमास जब जुदा हुआ, तब कौन सा कंट्री किस तरफ गया. यहाँ पे एरोस पे दिखा रहे होंगे, साउथ अफ्रीका इस तरफ चला गया, ऑस्ट्रेलिया नीचे की तरफ चला गया, सॉरी एंटार्क्टिका नीचे की तरफ चला गया, ऑस्ट्रेलिया साइड में चला गया, इंडिया ऊपर की तरफ चला गया. ये सारे गोंडवाना लैंड के पार्ट से वो अलग अलग कंट्रीज बन चुके थे. ये थी हिस्ट्री दोस्तों गोंडवाना लैंड. और साथ साथ इंडिया और एंटार्क्टिका एक ही लैंड मास के पार्ट थे, उनके बारे में.
Belonging to a relatively warm country, the narrator, who is South Indian, is shocked to be in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored. दोस्तों, जैसे ही मैंने अभी आपको बोला इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर कि हमारे राइटर जो कि साउथ इंडिया के मद्रास से बिलोंग करते थे, और आप जानते हो मद्रास या फिर चेन्नई एक वार्म प्लेस है, और नाउ शी इज ट्रैवलिंग टू अंटार्कटिका जो कि कोल्डेस्ट प्लेस है। उनके लिए थोड़ा अलग सी बात रही, और साथ साथ ये अंटार्कटिका जहां पे 90% अर्थ पे जितना बर्फ है उनमें से 90% बर्फ अंटार्कटिका में रहा है। She feels she is walking into a giant ping pong ball, और उनको लग रहा था एक बड़े से पिंग पोंग बॉल के अंदर चल रही हूं। There is no human life, there is nothing to show that human life exists on this planet। और वहां पे वैसी एक भी चीज नहीं थी जिसको देख के आपको लग रहा है कि ये अर्थ पे एक ह्यूमन लाइफ भी रह रही है। ना कोई बोर्ड था, ना कोई पेड़ था, ना कोई पौधा था, ना कोई एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी नहीं था अंटार्कटिका पे। She is surrounded by midges, it means mosquitoes, mites मतलब छोटे छोटे कीड़े, blue whales and limitless expanse of huge iceberg। और वहां पे उनके आसपास देखे तो midges मतलब छोटे छोटे मॉस्किटोज थे, mites छोटे छोटे कीड़े थे, blue whales थी आसपास, और limitless expanse of a huge iceberg। और जहां तक आप देख सको वहां पे उनको आइसबर्ग्स ही दिख रहे थे। आइसबर्ग्स मतलब अब यहाँ पे पिक्चर में देख रहे होंगे बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा। द surreal 24-hour summer lights and eerie silence that is interrupted only by the breaking of an iceberg is mind-boggling। दोस्तों, आप जानते होंगे कि अंटार्कटिका के अंदर जब समर रहता है तब वहां पे 24 आवर्स लाइट रहती है, सनलाइट रहती है। वहां पे वही यहाँ पे हमारे जो ऑथर है वही बोलना चाहते हैं कि समर पे यहाँ पे 24 आवर्स की लाइट्स, और साथ साथ उनका जो ये साइलेंस है, ईरी साइलेंस, बहुत ही क्वाइट एरिया, वो साइलेंस ब्रेक होता है तभी जब एक बड़ा सा आइसबर्ग टूटता है। और ये सब चीजें सुनने से उनको माइंड बॉगलिंग हो रहा है। ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ऑन द अर्थ फॉर अबाउट 12,000 years। ह्यूमन बींग्स की बात करें दोस्तों, इंसान की बात करें तो 12,000 सालों से वो अर्थ पे है। इन दिस शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम वी हैव चेंज्ड द फेस ऑफ आवर एनवायरनमेंट फॉर वर्स। दोस्तों, ये छोटे से स्पान की बात करें, छोटा स्पान क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन कंपेयर टू द अर्थ का जब बॉर्न हुआ तब उनके बाद ह्यूमन लाइफ जहां अर्थ पे आई, वो टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो ह्यूमन लाइफ लेट आई। ये लेट आने के बावजूद इतने छोटे टाइम के अंदर भी हमने हमारे एनवायरनमेंट को बहुत गंदी तरीके से चेंज किया है। वी हैव डोमिनेटेड द अर्थ बाय एस्टेब्लिशिंग सिटीज एंड मेगा सिटीज। हमने हमारे जो अर्थ है उनको डोमिनेट किया है, उनको पछाड़ दिया है एस्टेब्लिश करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए हमारा सिटीज या फिर मेगा सिटीज। आप जानते होंगे सीमेंट कंक्रीट वर्ल्ड एक चीज बोली जाती है। डू यू नो अबाउट दिस? दोस्तों, हम हमारे मेगा सिटीज, हाई राइट्स बिल्डिंग्स या फिर एरिया ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? आप जानते हो कि आप जो भी सिटी में रहते होंगे वहां पे थोड़े थोड़े एरिया बढ़ता जा रहा होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि वो जो एरिया पहले बड़ा नहीं था वहां पे पेड़ पौधे रहते होंगे, वो पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, वहां पे सीमेंट कंक्रीट लगाया जाता है। इट मींस वहां पे बिल्डिंग्स बनाई जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ह्यूमन नेचर है उसकी वजह से ये एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचता है। दिस हैज लेड टू एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट इट मींस एंट्रेंस ऑफ मदर नेचर। और यही सभी चीजों की वजह से हम लोग मदर नेचर को परेशान करने लगे या फिर उनके अंदर एंट्रेंस होने लगे। वी आर लिमिटिंग रिसोर्सेज ऑन द प्लैनेट फॉर अदर क्रीचर्स। हमारे पास बहुत ही लिमिट के अंदर दूसरे क्रीचर्स के लिए, दूसरे प्राणियों के लिए रिसोर्सेस है। द एवरेज ग्लोब टेम्परेचर इज राइजिंग एंड द ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग। हमारा जो एवरेज ग्लोब माने अर्थ, पृथ्वी, उनका जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। अब जानते होगे कि हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। हम क्या करते हैं, ऐसे चला के बैठ जाते हैं ऑफिस के अंदर, स्कूल के अंदर, घर के अंदर।
हमारा ग्लोब का टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है, एक बड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लैंकेट बन रही है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। और उसकी वजह से यहाँ पे आप मैप भी देख रहे होंगे, पिक्चर मैंने लगाया हुआ है कि कैसे ग्लोब का टेम्परेचर अब जा रहा है। There are many unanswered questions about climate change and the narrators alarmed by them. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सवाल है दोस्तों जो कि हमारे क्लाइमेट चेंज, हमारे एनवायरमेंट चेंज के बारे में दिखा रहे हैं, जो कि हमारे नरेटर ने हमको अलार्म किए, हमको जगाया, उनके बारे में हमको इंफॉर्मेशन दिए। कैसे कैसे क्वेश्चन है, जैसे कि विल द वेस्ट एंटार्क्टिका आइस शीट मेल्ट एंटायरली? क्या लगता है आपको कि जो एंटार्क्टिका की बर्फ से ढकी हुई पूरी की पूरी शीट है वो पिघल जाएगी? ऐसा क्यों होगा? लेट मी एक्सप्लेन यू। आप जानते हो कि ग्लोब का, अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जानते हो कि जब बर्फ को एक ज्यादा वार्म टेम्परेचर के अंदर लाया जाए तो वो पिघलता है, पानी बनता है। उसकी वजह से क्या होगा, ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए एंटार्क्टिका जो बर्फ से ढका हुआ एरिया है उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, बर्फ पिघलेगी, पानी आएगा तो वो कहां जाएगा, समुद्र में, किसी ओशन के अंदर। उसकी वजह से क्या होगा, ओशन का स्तर ऊपर आएगा। अब मान लो कि ये नवी मुंबई है या फिर कोई भी दरिया, सी शोर पकड़ लो आप, अभी ये सी शोर है, धीरे धीरे ये ऊपर आता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सी शोर डूब जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे सारे समुद्र भर जाएंगे अगर ये आइस शीट पिघलने लगी तो यहाँ पे हमारे ऑथर पूछते हैं कि क्या लगता है आपको कि पूरी की पूरी शीट पिघल जाएगी इन फ्यूचर? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसिपेटेड? क्या लगता है कि गल्फ स्ट्रीम का जो ओशन है वो पूरा का पूरा नस्तनाबूद हो जाएगा, या फिर विल द वर्ल्ड कम टू ऑन एंड? क्या लगता है आपको, ये पूरा का पूरा जो दुनिया है, पूरी की पूरी जो दुनिया है, पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो एक एंड की तरफ चला जाएगा? क्यों एंड की तरफ चला जाएगा? क्योंकि पानी इतना भर जाएगा कि आप कहीं पे लैंड नाम की चीज बचे ही नहीं जहां पे आप रह सकते हो। तो क्या लगता है आपको, पूरा का पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा? इन दिस डिबेट एंटार्क्टिका हैज अ मेजर रोल टू प्ले। और ये डिबेट, ये सवालों के जवाब, ये सवालों की डिबेट के अंदर एंटार्क्टिका एक बड़ा रोल प्ले करता है। दिस इज बिकॉज एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस इट रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन मतलब completely free from dirt and contains 500,000 old carbon records trapped in its layer of ice. ऐसा क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रिस्टाइन रहा है। प्रिस्टाइन मतलब दोस्तों, मैं दूसरे कॉन्टिनेंट्स की बात करूं तो दूसरे कॉन्टिनेंट्स में ह्यूमन लाइफ पहुंच चुकी है, उसकी वजह से क्या हुआ, हमने एनवायरनमेंट को नुकसान किया है। जबकि एंटार्क्टिका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे अभी तक ह्यूमंस बहुत कम पहुंचते और उनको हमने परेशान नहीं किया, उनके एनवायरनमेंट से हमने परेशानी की नहीं की, इसलिए वो डर से दूर रहा। एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज क्या है कि 500,000 years ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। उनके जो आइस के लेयर है उनके नीचे एक 500,000 years ओल्ड, आधे मिलियन साल पहले जो एक कार्बन के रिकॉर्ड्स है वो उनके नीचे दबे हुए हैं। वो हम ढूंढ ले तो हमें अर्थ के बारे में, ह्यूमन लाइफ के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइज हिडन इन एंटार्क्टिका। अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये सभी चीजें एंटार्क्टिका के अंदर छुपी हुई है, इसलिए ही एंटार्क्टिका को बहुत बड़ा मेजर रोल बोला जाता है। दोस्तों क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, इन फ्यूचर विल द एंटार्क्टिका आइस शीट मेल्ट एंटायरली? आपको क्या लगता है कि एंटार्क्टिका की जो पूरी आइस शीट है वो पिघल जाएगी? विल द वर्ल्ड कम टू एन एंड? क्या लगता है आपको, ये पूरा का पूरी दुनिया है वो एंड तरफ चली जाएगी, खत्म हो जाएगी? ये सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे हमारे पार्ट 2 के अंदर। दोस्तों इट्स एंड ऑफ योर पार्ट नंबर 1। यहां पे आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल। आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका हो। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे नीचे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के आईडीज आ रहे होंगे, यू मे मैसेज मी ऑन दैट एंड यू मे आस्क मी योर डाउट। साथ साथ दोस्तों अगर आपको ये
पार्ट 1 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका हो, देन प्लीज हिट द लाइक बटन। लाइक बटन दबाना बिल्कुल भूलना नहीं है। साथ साथ अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे जाके भी ऐसे ही इंग्लिश सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट रखने वाले हैं, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो चाहिए सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन भी ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, मैंने अभी आपको एक सवाल पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको कि ये पूरा का पूरा अंटार्कटिका की जो आइस शीट है वो पिघल जाएगी? और क्या लगता है आपको कि इन फ्यूचर 100, 200, 500 या 1000 ईयर्स के बाद पानी से भर जाने की वजह से ये पूरा अर्थ है वो नाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको? कमेंट डाउन बिलो, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करके बताइए। यस सर, इन फ्यूचर द एंटायर एंटार्कटिका शीट विल बी मेल्ट एंड इट विल बी एंड ऑफ द अर्थ, और नो सर आई डोंट थिंक सो। जरूर मुझे कमेंट करके बताइए एंड आई विल बी वेटिंग ऑफ योर कमेंट। दोस्तों, यहां पे आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे हमारे पार्ट 2 के अंदर। टिल देन, बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।